मैं खगेश सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल के आर क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के ज्ञानवर्धक और अलग-अलग विषयों के लेसन इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। आज का जो विषय है वह है गद्य और पद्य। गद्य और पद्य, तो दोनों जो शब्द है, गद्य और पद्य जो शब्द है, ये क्या है, किसे कहते हैं, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो ये क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखिए और इसको समझिए। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, गद्य किसे कहते हैं। गद्य उस भाषा को कहते हैं जिसमें विचारों और भावों को सरल, स्वाभाविक और सीधी शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावे इसमें छंद, लय और तुकबंदी का बंधन नहीं होता है। ठीक है, अब तर्क करिए कि ये क्या बताना चाह रहा है। अब जरा सोचो कि लय, यदि हम कहानी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो कहानी पढ़ते हैं तो इसमें कोई लय की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि नाटक पढ़ रहे होते हैं तो लय और तुकबंदी का कोई जरूरत नहीं है। यदि उपन्यास पढ़ रहे होते हैं तो इसमें भी लय और तुकबंदी का जरूरत नहीं है। इसीलिए ये गद्य किस ओर इशारा कर रहा है, तो ये कहानी की ओर, उपन्यास की ओर, नाटक की ओर इशारा कर रहा है। अर्थात यदि हम कहानी पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब हम गद्य भाग में है, गद्य खंड में है। ठीक है, आगे और विस्तार से समझें। तो यहां देखते हैं गद्य की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, इसमें तथ्य, विचार और तर्क की प्रधानता होती है। ठीक है, भाषा सहज, सहज भाषा सरल और स्पष्ट होती है, सरल और स्पष्ट होती है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति सीधी और स्वाभाविक ढंग से होती है। ठीक है, यदि हम देखें कि गद्य की विधाएं, अर्थात निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, इसकी विधाएं हैं। अर्थात यदि हम निबंध पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, लेख लिख रहे हैं या लेख पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि हम किस भाग में हैं, तो गद्य भाग में, गद्य भाग को पढ़ रहे हैं, अर्थात गद्य खंड में है। ठीक है, अब इस उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, प्रेमचंद्र की कहानियां, जैसे ईदगाह, कफन, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल, हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंध। अर्थात अब बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो गया है बात कि यदि हम कहानी पढ़ रहे होते हैं, उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, नाटक पढ़ रहे होते हैं, निबंध लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम गद्य खंड में हैं, गद्य खंड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम पद्य। हम आशा करते हैं कि आप सभी गद्य को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे है पद्य किसे कहते हैं। पद्य वह रचना है जिसमें भावों और विचारों को छंद, लय और तुक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें लय है, तुक है, छंद है। इसमें सामान्य भाषा में कविता या काव्य भी कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में कविता या काव्य भी कहते हैं। अर्थात ये किस ओर इशारा कर रहा है, कविता की ओर। यदि कविता पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम, पद्य पढ़ रहे हैं।
पद्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम काव्य भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और स्पष्ट होगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि पद्य की मुख्य विशेषताएं क्या है। पद्य की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसमें भाव और कल्पना की प्रधानता होती है। भाषा में लय, तुकबंदी और छंद का प्रयोग होता है। इसमें अलंकारों का प्रयोग करके सौंदर्य बढ़ाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य यही होता है कि पाठक या श्रोता के हृदय में रस और भाव जागरण करना, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें देखिए, यहां से देखते हैं। अब काव्य खंड में अर्थात पद्य भाग में क्या क्या पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में क्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोग किस किस के काव्य पढ़ते हैं पद्य भाग में। तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, निराला, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन और रघुवीर सहाय और आदि, ठीक है। जो कवि है उसके बारे में काव्य खंड अर्थात पद्य भाग में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गद्य भाग में। गद्य भाग में क्या आएगा। तो इसमें प्रेमचंद्र की रचना, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और सभी के हम इसमें क्या पढ़ते हैं, रचना पढ़ते हैं गद्य खंड में, गद्य भाग में, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप सभी गद्य और पद्य दोनों समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण चीज और, कि हर लेखक कवि के अंतर्गत सामग्री। ये क्या है। यदि आप कभी लेखक या कवि के अंतर्गत कुछ लिखना चाह रहे हैं, है ना, या फिर आप किसी प्रश्न का जवाब देना चाह रहे हैं, उत्तर लिखना चाह रहे हैं, तो लिखने का शैली क्या होगा, ठीक है, या फिर पढ़ने का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले यदि किसी लेखक या कवि को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख कृतियां और साहित्यिक योगदान, साहित्य के क्षेत्र में उसका क्या क्या योगदान रहा है, पाठ या पद का भावार्थ, शैली और विशेषताएं, और इसके बाद परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें जैसे यहां पर उदाहरण देखते हैं कि सूरदास के पद, कृष्ण लीला, तुलसीदास की रामचरितमानस, कबीर के दोहे, महादेवी वर्मा की कविताएं, ये सभी में क्या होता है। तो ये सभी में क्या है, छंद है, लय है ना, तुक है, के माध्यम से भाव और विचार व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा किस भाग में आएगा। तो ये हमारा आएगा काव्य, काव्य में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं संक्षेप में इसको समझते हैं। वह रचना जिसमें छंद, लय और तुक के माध्यम से भाव और विचार व्यक्त किए जाएं उसे पद्य भाग कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इन तक इस लेसन को देखें, समझे, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।